Hello friends, this is Vaishnavi Chan and now we are going to discuss the first chapter of biology, that is the fundamental unit of life. जैसे एक बिल्डिंग कई रूम से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे सेल कहते हैं. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या है? सेल है. Now the question arises, why is cell called the fundamental unit of life? So इसका आंसर है, if we bifurcate organism like human body, we will see it is made up of organ system और organ system organ से मिलकर बने होते हैं and organ is made up of tissues and most important tissues are made up of cell. That is why we are calling cell is called the fundamental unit of लाइफ. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. उन्होंने डेड कॉर्क क्या है? पेड़ की छाल, उसको अपना सल्फेट माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हुए देखा कि सम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आर देयर, सो ही नेम देम सेल. कोई भी बॉडी या तो सिंगल सेल और या तो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है. मीन्स ऑर्गेनिजम्स आर मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से मेडअप होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ सेल से मेडअप होते हैं. इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, यूनि का मतलब सिंगल होता है तो सिंगल सेल से मेडअप है, मल्टी का मतलब मैनी होता है तो न्यूमरस सेल से. सेकेंड आता है देयर इज़ अ नो डिविजन ऑफ लेबर. इसमें डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता है. जितना भी वर्क होता है मतलब फूड बनाने से लेकर उसको ट्रांसफ़र सब है सिंगल सेल करता है. अगर हम सिंगल सेलुलर में सेल को भी जूम आउट करके देखें तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है इन बिटवीन द सेल ऑर्गेनल. बट इन द रफली मीन्स जनरली वे वी कंसिडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ नो डिविजन ऑफ लेबर as we are comparing on the basis of cellular level, not at cell organelle level. But in multicellular organisms, division of labor exists. जितना भी वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है. Third point is body organizational level is of a cellular grid. So with the presence of only one cell, its arrangement is a cellular grid. But in multicellular there is a group of cell, so group of cell form tissue, tissues form organ, organs form organ system, and that's why body organizational level is of cellular, tissues, organ system grid. And the fourth point is prokaryotic in nature. वो प्रोकैरियोटिक होते हैं नेचर में. ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो ये इतना पढ़ लेते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं नेचर में और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं नेचर में. सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ देयर इज़ नो सेल रिप्लेसमेंट. सेल अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो फिर रीजनरेट नहीं हो पाता. सो नो सेल रिप्लेसमेंट. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द वीक, ओल्ड एंड डेड सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस. अगर सेल डैमेज होता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो रीजनरेट हो जाता है. सिक्स्थ इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होता है? इसमें सिंगल सेल ही डॉटर सेल्स को बर्थ देती हैं. और इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें एक से ज़्यादा सेल इन्वॉल्व होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. और मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स. What is cell made up of? What is the structural organization of cell? Cell is made up of different components: plasma membrane, nucleus, and the jelly-like fluid which is present inside the cell, cytoplasm, and many other. So these combinedly called cell organelle. If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. Okay,
We study each and every organelle of the cell with detail, their features, how they work, everything. So stay tuned. Now talk about plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो कि सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. एंड इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट सेलेक्टिवली अलाउ द मटेरियल to entry and exit the cell. Now the question arises, how does the movement of substances take place into the cell? How do substances move out of the cell? ओके, सो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट होना फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम द सेल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो ये पॉसिबल हो पाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन द सेल. अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2 जो कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं, विच मेक्स द CO2 कंसंट्रेशन लेवल हायर इन द सेल एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो क्या होता है कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन. तो मूवमेंट ऑफ CO2 इन अदर वेज टेक प्लेस फ्रॉम द सेल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. अभी हमने CO2 और O2 को बताया है. अगर हम लिक्विड की केस को कंसीडर करते हैं, हाई कंसनट्रेटेड लिक्विड का मूवमेंट लोअर कंसनट्रेशन की तरफ होगा तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे. सिमिलर टू द डिफ्यूजन, but the main difference is what? We have taken the liquid material and in diffusion we have taken the gaseous. Now the question arises, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? जैसे मैंने बताया, वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस में हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है. 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर हमने सेल को किसी सॉल्यूशन में डाला है. पहली, स्वेलअप, सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएगा. दूसरी, नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा. और तीसरी, श्रिंक, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. ये एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है. सॉल्वेंट को जनरली हम लोग वाटर कंसीडर करते हैं. If we are considering the flow of water inside or outside the cell, then we should focus on the concentration level of water only. केस 1 की बात करते हैं तो अगर सेल के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर कम है और सेल के बाहर मतलब सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो मीन्स द सॉल्यूशन विच वी हैव टेकन इन दिस केस इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है, but this is a remarkable point and must be clear that in the dilute solution the concentration of water is more, so the water moves from the solution to the cell and the cell will swell up. मतलब जो सराउंडिंग का वाटर है, मतलब सॉल्यूशन में जो हाई कंसनट्रेटेड वाटर है वो किस में चला जाएगा? सेल में चला जाएगा. तो क्या होगा? सेल स्वेलअप हो जाएगा. जैसे पहले सेल इतना था और फिर वो स्वेलअप होके कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं. और जब हम सेकेंड केस की बात करें, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. मतलब कि सेल में अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ वाटर सेम है. जब सेम है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, और जब कोई मूवमेंट नहीं होगा तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा. और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. अब आता है हमारा थर्ड केस. जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया था, जो सॉल्यूशन वो हाई कंसनट्रेटेड था अकॉर्डिंग टू सेल,
तो बाहर जितना पानी था सॉल्यूशन वो किस में जाता है, सेल में जाता है, सेल्स वाला पूरा था। लेकिन अब थर्ड केस में क्या है, जो सेल के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। तो जितना भी वाटर है यहाँ से वो किस में जा रहा है, सेल से सॉल्यूशन में जा रहा है। तो सेल जो है वो श्रिंक हो जा रहा है। पहले सेल इतना था, फिर जो भी सेल के अंदर हाई कंसनट्रेटेड वाटर था वो लो कंसनट्रेटेड की तरफ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। तो सेल श्रिंक होके छोटा हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें श्रिंकनेस हो रही है उनको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। That's it for this video. I hope you understand it. If you like it, just give me a big thumbs up. If you have any query, just write it in